everyone. Today we will continue the chapter Mughal Empire of History. Okay, हम इसमें आपके अकबर के बारे में, शाहजहाँ, जहांगीर, इनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे उनके टाइम में, मुगल्स के टाइम में हमारे यहाँ का उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था. ओके, although Babur and Humayun consolidated the Mughal Empire in India, they were not able to build an efficient administrative structure. बाबर और हुमायूं ने अपना जो है बहुत बड़े एरिया में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया था, लेकिन वो एक एडमिनिस्ट्रेशन जो स्ट्रक्चर होता है वो उसको अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर पाए थे. इट वॉज अंडर द राइन ऑफ अकबर दैट एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वॉज द established. Akbar not only consolidated the Mughal power but also united different parts of his empire through a uniform and standardized system of administration. अकबर जो था उन्होंने केवल अपनी मुग़ल पावर को ही नहीं बढ़ाया बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था उसको भी स्टैंडर्डाइज किया, उसको भी डेवलप किया. दिस वॉज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, और ये उनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है. द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सेटअप बाय अकबर इनकॉर्पोरेटेड द रॉयल ट्रेडिशन ऑफ सेंट्रल एशिया एंड इंडिया. ही पर्सनली सुपरवाइज द वर्क ऑफ नॉबल्स एंड ऑफिसर्स. वो खुद सुपरवाइज किया करते थे जो उनके ऑफिसर्स थे उनके वर्क को. In the royal palaces, there used to be a hall for confidential meeting between the emperor and the administrators. It was called the दीवाने खास. एक रॉयल प्लेस में उन्होंने एक हॉल बनाया हुआ था जहाँ पर मीटिंग होती थी और उस जगह को दीवाने खास के नाम से जानते थे. और द हॉल फॉर द कॉन्फिडेंशियल मीटिंग अकबर हेल्ड दरबार्स और कॉमन पीपल टू. और जो आम लोगों के लिए दरबार लगता था जहाँ आम लोगों की शिकायतें सुनी जाती थी, उनसे मीटिंग हुआ करती थी, उनको बोलते थे दीवाने आम. अब बात आती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अकबर, द एम्परर वॉज द हेड ऑफ बोथ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. जो अकबर था वो दोनों ही तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को की देखरेख करता था, चाहे वो सिविल हो या फिर मिलिट्री हो. हिज डिसीजन वर फाइनल इन ऑल administrative, military and judicial matters. He was the only authority to proclaim a law, the supreme commander of the Mughal army and the supreme deliverers of justice. देखा आपने, सारे डिसीजन जो थे कौन लेता था? अकबर ही, जो हेड होता था वही लेता था. लॉ कानून बनाने भी उसे हैं, लागू भी उसी को करने हैं और जस्टिस भी उसी का काम है. द एम्पर वॉज असिस्टेड बाय सम ऑफिसर्स. और वो कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट भी करता था, किस पोस्ट बनाई हुई थी उनको अपॉइंट करता था. द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ दिस ऑफिसर्स वाज द सोल प्रीरोगेटिव ऑफ द एम्परर. ये किसका काम था? उनको अपॉइंट करना और हटाना, ये भी एम्परर का ही वर्क था. सम इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स इन अकबर एडमिनिस्ट्रेशंस वर एज फॉलो. कौन कौन सी इम्पोर्टेंट पोस्ट थी? फर्स्ट थी वज़ीर, या फिर बोल सकते हैं उसको हम दीवान, हु वॉज इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट. जो टैक्स वसूल किया करते थे वो होते थे वज़ीर या दीवान. मीर बख्शी, हु वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट. थर्ड, मीर सामान, हु एक्टेड एज द सुपरवाइजर ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड. एंड द फोर्थ इज सदर ए जहान, या फिर बोल सकते हैं उसको काजी. सदर ए जहान और काजी, who was the advisor of the emperor in religious matters and also the chief judge. Judicial authority was only next to the emperor. Sometimes a wakil या फिर बोल और prime minister was also appointed, but he used to have only advisory power during the reign of Akbar. Next is the provincial administration. Provincial administration. अकबर एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 15 प्रोवेंसेस. अकबर का जो एम्पायर था वो 15 प्रोवेंसेस में डिवाइडेड था. प्रोवेंसेस बोल सकते हैं या फिर वी कैन से सूबा. ओके, ईच सूबा वॉज प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ ए गवर्नर. और जो ये सूबे थे किसके कंट्रोल में थे? गवर्नर या फिर सूबेदार. हु एक्सरसाइज्ड ऑथोरिटी इन बोथ सिविल एंड military affairs. Another important officials at provincial level was
दीवान, एक और अथॉरिटी क्या थी, दीवान। हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा क्या वर्क था उनका, रेवेन्यू कलेक्ट करना, रेवेन्यू के बारे में, टैक्स के बारे में रिकॉर्ड्स रखना। ऑफन द सूबेदार एंड द दीवान एक्टेड एज अ चेक ऑन ईच अदर पावर्स। ईच सूबा वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट, जो डिवाइडेड था उनका एम्पायर किस में डिवाइडेड था, सूबों में, और सूबे फिर से डिवाइडेड थे डिस्ट्रिक्ट में या फिर सरकार, डिस्ट्रिक्ट और सरकार। एंड ईच सरकार वॉज डिवाइडेड इनटू परगना, सरकार भी फिर डिवाइडेड थी परगना। सबसे द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वॉज अ विलेज विच वॉज कंट्रोल्ड बाई अ पंचायत। अ नंबर ऑफ विलेज constituted a pargana. Towns were governed by kotwals who were responsible for maintaining law and order and keeping a record of people living in the town. Now we will discuss about the Mansabdari system. One of the most remarkable features of Akbar's administration was the Mansabdari system, which had both a military and a civil aspect attached to it. The power of the Mughal Empire was derived largely from its military organization. सबसे बड़ी पावर क्या थी मुगल एम्पायर की, उसकी मिलिट्री पावर, उसकी मिलिट्री का जो ऑर्गेनाइजेशन था। ओके, Akbar distributed the military responsibilities among a group of officials known as मनसबदार। मनसबदार किसको कहते थे, जो मिलिट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने उसको डिवाइड किया हुआ था, उसमें पोस्ट बनाई हुई थी, अलग अलग बनाई रैंक बनाई हुई थी, ठीक है, तो उनको क्या बोलते थे, मनसबदार। द मनसबदार वर पर्सनली अपॉइंटेड बाय द एम्परर हिमसेल्फ। मनसबदार को कौन अपॉइंट करता था, खुद एम्परर उनको अपॉइंट करता था। द वर्ड Mansab means rank. Mansabdar was assigned a rank in the hierarchy of the Mughal administrative structure, and he had to maintain a defined number of horsemen depending on his ranks. सबसे the lowest rank in the Mansabdari system was 10. 10 ranks थी, and the highest being 5,000. कम से कम 10 और हाईएस्ट कितनी हो सकती थी, 5,000। और जो हायर रैंक्स था वो रिजर्व फॉर प्रिंसेस, और हायर रैंक जो थी वो प्रिंसेस के लिए, जो राजकुमार होते थे उनके लिए रिजर्व रखी गई थी।